हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, हम टॉपिक स्टार्ट किए थे यूनिट नंबर 1 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, और डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में 4 चैप्टर था, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किए था द लिविंग वर्ल्ड। और द लिविंग वर्ल्ड में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात किया था कि लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं। तो प्रीवियस क्लास में हमने क्या क्या देखा था, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात किया था और एक कैरेक्टर को हमने डिटेल में देखा था। फ्रेंड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग के टोटल बहुत सारे कैरेक्टर हैं, लेकिन 6 कैरेक्टर हमारे सिलेबस में हैं जो कि हमने 1 बाय 1 देखना है। पहला कैरेक्टर लिविंग का ग्रोथ है, सेकंड इज रिप्रोडक्शन, थर्ड इज मेटाबॉलिज्म, फोर्थ इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, फिफ्थ इज कॉन्शियसनेस, सिक्स्थ इज इंटरैक्शन। ये 1 बाय 1 करके हम डिस्कस करेंगे। हमें कल कंप्लीट ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ लिया था और आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। लिविंग का एक और कैरेक्टर है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, वो है रिप्रोडक्शन। तो हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग। लिविंग के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके बारे में हम बात कर रहे थे, जिसमें हमने ग्रोथ को डिटेल में पढ़ा था, और आज हम पढ़ेंगे अनदर कैरेक्टर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन फ्रेंड्स, रिप्रोडक्शन जो है ये भी एक लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक्स है। मतलब जो ऑर्गेनिज्म लिविंग होगा वो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल होगा, लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है जो कि हम एक्सेप्शन के बारे में बात करेंगे थोड़ी देर बाद। ये एक कैरेक्टर है। अभी ये जो हमें रिप्रोडक्शन पढ़ना है, अभी फ्रेंड्स ये हमें एक लिविंग के कैरेक्टर के बेसिस पे पढ़ना है। एक्चुअल में रिप्रोडक्शन ये हमारे नीट के सिलेबस में एक यूनिट है, कंप्लीट यूनिट नंबर 1 जो हम प्लस 2 में पढ़ते हैं, और यहाँ से इंपॉर्टेंट पूरे यूनिट से लगभग 8 क्वेश्चन टू 10 क्वेश्चन, या 8 क्वेश्चन तो हर साल पूछे जाते हैं, कभी कभी 12 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो तो हम वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे 4 चैप्टर रिप्रोडक्शन के। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे इस कंडीशन पे हमें बात करना है कि लिविंग के कैरेक्टर रिप्रोडक्शन क्या फुलफिल करता है, कौन से ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हैं। तो यहाँ पे हमें रिप्रोडक्शन को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, यहाँ पे हमें सिर्फ कैरेक्टर पढ़ना है कि लिविंग का भी कैरेक्टर है रिप्रोडक्शन। अब बात कर लेते हैं रिप्रोडक्शन होता क्या है। फ्रेंड्स, रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो आज से आपको पता है किसी भी स्पीशीज का लाखों साल से हजारों साल से उसकी स्पीशीज मेंटेन है इस अर्थ पे। स्पीशीज मेंटेन है, क्यों मेंटेन है? और आप सबको पता है कि हर स्पीशीज का, हर ऑर्गेनिज्म का एक लिमिटेड लाइफ स्पैन होता है। लिमिटेड लाइफ स्पैन के बावजूद भी इस अर्थ पे बहुत लंबे टाइम से हर स्पीशीज सरवाइव करता है। क्या रीजन है? जैसे हम ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करें तो ह्यूमन बीइंग हजारों साल से, लाखों साल से इस अर्थ पे सरवाइव कर रहा है। और जबकि पता है कि ह्यूमन का जो लाइफ स्पैन होता है ये लगभग अप टू 100 ईयर तक लाइफ स्पैन हो सकता है। कोई 60-70 ईयर में डेथ होता है, किसी का 80 में हुआ होता है, किसी का 90, किसी का 100, मतलब 80 to 100 ईयर लाइफ स्पैन है ह्यूमन बीइंग का। क्या रीजन है कि लंबे टाइम तक, हजारों साल तक ह्यूमन सरवाइव कर रहा है इस अर्थ पे? क्यों नहीं इसका एक्सटेंशन हो रहा है, एक्सटिंक्ट क्यों नहीं हो रहा है? दैट इज ओनली वन रीजन इज दैट रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन ये प्रोसेस होता है हर ऑर्गेनिज्म का जो अपने जैसे कैपेबल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है, और वो फर्दर रिप्रोडक्शन करके नई स्पीशीज को बनाता है, और इस तरह से स्पीशीज की कंटिन्यूटी चलता रहता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। और यही रीजन है आज इस अर्थ पे लंबे समय तक हर स्पीशीज रिप्रोडक्शन करके अपनी जो जनरेशन है वो मेंटेन करके रखा है, अपनी कंटिन्यूटी को मेंटेन करके रखा है। एक रीजन है
रिप्रोडक्शन। लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हैं, कुछ एक्सेप्शन है जो कि हम लास्ट में बात करेंगे कि कौन सा एक्सेप्शन है। तो फ्रेंड्स, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? तो रिप्रोडक्शन के बारे में हम बात करें बच्चे, तो दो तीन वर्ड आपको ध्यान में रखना है रिप्रोडक्शन कि ये जो है बेटा, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये रिप्रोडक्शन जो है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस है और इसमें ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है। नाम क्या है? रिप्रोडक्शन। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मतलब नए स्पीशीज को प्रोड्यूस करना है। रिप्रोडक्शन, री मतलब लगातार, दोबारा प्रोडक्शन करना है स्पीशीज का, बार बार प्रोडक्शन करना है, नाम है रिप्रोडक्शन। दैट मीन्स इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस which gives rise to young ones, gives rise to young ones। young ones कौन है बच्चे? This is the offspring। offspring, नया offspring प्रोड्यूस करना। these offspring similar itself, similar to itself। रिप्रोडक्शन करके नया ऑफस्प्रिंग, नया प्रोजेनी प्रोड्यूस करना और वो प्रोजेनी पेरेंट्स से सिमिलर हो, मिलता जुलता हो, ऐसे कंडीशन को रिप्रोडक्शन कहते हैं। और ये रिप्रोडक्शन में क्या होगा? रिप्रोडक्शन में फिर ऑफस्प्रिंग क्या करेगा? बर्थ होगा। ऑफस्प्रिंग का बर्थ हुआ, बर्थ होने के बाद ऑफस्प्रिंग ग्रोथ करेगा, ग्रोथ करेगा। दैट मींस उसका ग्रोइंग फेज आएगा, दैट मींस रिप्रोडक्टिव फेज आएगा और उसके बाद में वो स्पीशीज का डेथ हो जाएगा। बर्थ होने के बाद ग्रोथ होगा, ग्रोथ होने के बाद में रिप्रोडक्टिव फेज आएगा और रिप्रोडक्टिव फेज में फिर से जो ऑफस्प्रिंग है ये अपने जैसा ऑफस्प्रिंग बनाएगा, अपने जैसा बच्चा बनाएगा, प्रोड्यूस करेगा और फिर से उस ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होगा, ग्रोथ होने के बाद में डेथ होगा। दैट मींस अब ये जो ऑफस्प्रिंग बना, ये ऑफस्प्रिंग में क्या होगा? ये ग्रो करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा और रिप्रोड्यूस करने के बाद न्यू ऑफस्प्रिंग बनाएगा। दैट मींस रिप्रोडक्शन से हमें ये पता चला कि स्पीशीज अपने कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन करते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन। maintain continuity of species generation after generation to आफ्टर जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ये रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन करता है। तो ये तो बेसिक रिप्रोडक्शन के बारे में हो गया फ्रेंड्स। और इस रिप्रोडक्शन एक्चुअल में ये भी टॉपिक एनसीईआरटी में मेंशन यहाँ पे नहीं है। ये टॉपिक रिप्रोडक्शन यूनिट में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में लिखा गया है, लेकिन अभी आपका स्टार्टिंग है तो मुझे लगा कि मैं आपको ये टर्मिनोलॉजी रिप्रोडक्शन क्या होता है ये आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाना चाहिए। हालांकि बच्चे बहुत डिटेल में फ्रेंड्स हम बात करेंगे, पूरी यूनिट है रिप्रोडक्शन का, हमें 4 चैप्टर पढ़ना होता है उस यूनिट में, हम डिटेल में आगे बात करेंगे। यहाँ पे हमें इस रिप्रोडक्शन का मतलब पढ़ने का सिर्फ मतलब है कि लिविंग का कैरेक्टर है। लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा इस रिप्रोडक्शन के हम टाइप्स के बारे में बात करें तो आप छोटे ही क्लास से फ्रेंड्स पढ़ते आए हो कि ये जो रिप्रोडक्शन है, इस रिप्रोडक्शन के बेसिकली 2 टाइप होता है। 2 तरह से रिप्रोडक्शन होता है ऑर्गेनिज्म में।
एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है फ्रेंड्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये हमें नहीं बात करना है, हमें इस कैरेक्टर में दो तीन एग्जांपल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ध्यान में रखना है। हम लिखेंगे नहीं, हम आपको ऐसे बेसिक डिफरेंसेस बता दे रहे हैं कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल में क्या डिफरेंस होता है। फ्रेंड्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। फ्रेंड्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसमें जो प्रोजेनी बनेगा, जो भी ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा उसमें जो प्रोजेनी बनेगा वो आइडेंटिकल होगा अपने पेरेंट्स से, अपने पेरेंट्स के जैसा होगा, एकदम कॉपी होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अमीबा के बारे में बात करें, कल हमने अमीबा का एग्जांपल लिया था, ग्रोथ में समझाया था। अमीबा में जैसा पेरेंट्स होगा एग्जैक्टली वैसा कॉपी होगा उसके प्रोजेनी का, उसके ऑफस्प्रिंग का, कोई भी चेंजेस नहीं होगा पेरेंट्स से प्रोजेनी में। दैट मींस आइडेंटिकल कॉपी टू देयर पेरेंट्स। कौन? प्रोजेनी। यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में जो ऑफस्प्रिंग बनेगा उसमें कोई भी सिंगल चेंजेस नहीं होगा, अपने पेरेंट्स के जैसा होगा। क्यों? क्योंकि उसमें ना तो गैमेटिक फ्यूजन हो रहा है फ्रेंड्स, ना तो उसमें क्रॉसिंग ओवर हो रहा है और ना ही मियोसिस हो रहा है। जब क्रॉसिंग ओवर नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं, तो उस कंडीशन में जो वेरिएशन होता है वो नहीं हो पाता है। इसीलिए जो एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इमॉर्टल कहलाते हैं। अमीबा इज इमॉर्टल। रीजन क्या है? क्योंकि उसमें कोई वेरिएशन नहीं है, पेरेंट्स के जैसा ही ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ है, कोई भी वेरिएशन नहीं है। इसलिए फिनोटिपिकली और जीनोटिपिकली एकदम पेरेंट्स के जैसा होता है और एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म एकदम बिना कोई चेंज के अपने पेरेंट्स के जैसा हो, पेरेंट्स का कॉपी होते हैं और इस कंडीशन को बोलते हैं क्लोन फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? क्लोन फॉर्मेशन। एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में क्लोन फॉर्मेशन होता है। समझ में आ गया? आई होप अंडरस्टूड। डेफिनेशन, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें, इसके डेफिनेशन के बारे में। फ्रेंड्स यहाँ पे टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। टू पेरेंट्स में दोनों पेरेंट्स अपोजिट सेक्स के होंगे, वन इज मेल एंड अदर इज फीमेल। यहाँ पे गैमेट बनेगा, मेल से स्पर्म बनेगा और फीमेल से एग, और दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा और जाइगोट बनेगा और नया प्रोजेनी बनेगा। डेफिनेशन के बारे में बात करें, पेरेंट्स से जो प्रोजेनी बनेगा वो प्रोजेनी मोर और लेस सिमिलर होगा अपने पेरेंट्स के। जैसे इस अर्थ पे ज्यादातर ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना पसंद करते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करें, ह्यूमन बीइंग भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है फ्रेंड्स, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो होता है वो प्रोजेनी जो बनेगा, ऑफस्प्रिंग जो बनेगा, वो अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा अलग दिखाई देगा। अलग दिखाई देने का सिर्फ रीजन है कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ है, गैमेटिक फ्यूजन हुआ है, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज किए हैं और नया प्रोजेनी का फॉर्मेशन हुआ है। तो क्वेश्चन ये है सर कौन सा बेस्ट होता है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेस्ट होता है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेस्ट होता है ऑफस्प्रिंग के लिए? फ्रेंड्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बेस्ट मेथड होता है। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो वेरिएशन आता है, प्रोजेनी के अंदर वेरिएशन आता है और उस वेरिएशन में जो प्रोजेनी होता है वो पेरेंट से ज्यादा एडवांसमेंट कैरेक्टर लाता है और एडवांसनेस आता है। जैसे हम बात करें हमारा और आपका जो हम लोग जो प्रोड्यूस हुए हैं वो हमारे पेरेंट्स के बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ होगा और आप सबको पता है आप अपने मदर और फादर से एडवांस हो। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है। और इस अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं फ्रेंड्स, वो सारे चाहते हैं कि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करें, क्योंकि अपने आप को वेरिएबल दिखाने के लिए, अपने आप को एडवांस दिखाने के लिए अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो एडवांसमेंट कैरेक्टर आता है, वेरिएशन होता है। और यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में कोई वेरिएशन नहीं होगा, जैसे पेरेंट्स रहेगा वैसे प्रोजेनी रहेगा। लेकिन यहाँ पे
पे डिफरेंसेस आते हैं, वेरिएशन आता है, इसलिए मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना पसंद करते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब इसमें हमें बात करना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, जो हमारे सिलेबस में दिया गया है इस कैरेक्टर के बारे में। ये तो आपको कंफर्म हो गया कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो दो तीन एग्जांपल है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी फर्दर कई तरह से होता है, जैसे आपको पढ़ाया जाता है, अलग-अलग तरीका पढ़ाया जाता है। यहाँ पे बडिंग मेथड, बडिंग होता है, ठीक है। बडिंग के अलावा हम बात करें फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन, फिजन के बारे में बात करें, फिजन होता है। इसके अलावा कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है, कोनिडिया फॉर्मेशन होता है, कोनिडिया मेथड होता है। इसके अलावा जूस्पोर, तो बहुत तरह के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। कुछ एग्जांपल आपको ध्यान में रखना है जो एनसीईआरटी में दिए गए इस कैरेक्टर में। जैसे एग्जांपल के बारे में बात करें फ्रेंड्स, तो ईस्ट और हाइड्रा में बडिंग मेथड होता है। एग्जांपल है ईस्ट एंड हाइड्रा, ईस्ट एंड हाइड्रा। फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल फंजाई, फंजाई, फंजाई हो गया। फिलामेंटस एल्गिया, फिलामेंटस एल्गी, filamentous algae and protonema of mosses, protonema of mosses। ये प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस क्या है, ये भी हम आपको फंजाई चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाएंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। फिलामेंटस एल्गी चैप्टर नंबर 3 में हम पढ़ाएंगे एल्गी में, और प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस ये भी हम चैप्टर नंबर 3 में ब्रायोफाइटा में हम बात करेंगे। प्रोटोनिमा होता क्या है एक्चुअल में बेटा, मॉसेस, लिवरवर्ट और मॉसेस हमें ब्रायोफाइट्स में पढ़ना है प्लांट किंगडम में। मॉसेस का जो गैमेटोफिटिक स्टेज होता है फ्रेंड्स, उसी को प्रोटोनिमा ऑफ बोलते हैं। और ये डिटेल में हम इसको चैप्टर नंबर 2 में, इसको चैप्टर नंबर 3 में और इसको भी चैप्टर नंबर 3 में हम डिटेल में बात करेंगे। ईस्ट भी हम फंजाई में पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और हाइड्रा के बारे में हम चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे। तो अभी आपसे एग्जांपल याद रखना है, और यहाँ से जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर में, वो सिर्फ एग्जांपल पूछे जाते हैं। क्या है, क्या क्या कंडीशन है, ये सारा हम अलग-अलग चैप्टर में जो दिए हैं वहां पे हम पढ़ेंगे। इसके अलावा फ्यूजन के एग्जांपल आपको नहीं पढ़ना है, कोनिडिया आपको ध्यान में नहीं रखना है। वायरल फ्यूजन आपको पता है, बता भी तो दिया हूं कल अमीबा के अंदर। कोनिडिया के बारे में बात करें तो कोनिडिया भी पेनिसिलिन में फॉर्मेशन होता है। जूस्पोर कहां होता है, क्लेमाइडोमोनास में। इसके अलावा और एक एग्जांपल आपको ध्यान में रखना है, दिस इज द रीजनरेशन। एक और एग्जांपल ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, रीजनरेशन। और ये जो रीजनरेशन है एक्चुअल में ये ट्रू रीजनरेशन है, ट्रू रीजनरेशन, ट्रू रीजनरेशन। ट्रू रीजनरेशन का फेमस एग्जांपल है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया, प्लेनेरिया के अंदर ट्रू रीजनरेशन होता है। तो इसमें जो रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर है उसमें आपको 3 एग्जांपल ध्यान में रखना फ्रेंड्स, बडिंग, ईस्ट एंड हाइड्रा, फ्रेगमेंटेशन, फंजाई, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस, एंड ट्रू रीजनरेशन प्लेनेरिया के अंदर होता है। अब बात हम क्या कर रहे थे फ्रेंड्स, बात ये कर रहे थे कि ये जो रिप्रोडक्शन है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है क्या रिप्रोडक्शन कर सकते हैं? क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल होते हैं, या क्या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं? तो कल जैसे कि हमने बात किया था, कल के ग्रोथ के टॉपिक को हम थोड़ा सा अगर ध्यान में रखें तो ग्रोथ के टॉपिक में हमने ध्यान में रखा था फ्रेंड्स, ये ध्यान में रखा था कि ग्रोथ जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर है, साथ में नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रोथ करते थे, ठीक है। ये एक्सेप्शन था, 3 एक्सेप्शन हमने बताया था। सैंड माउंट हो गया,
सैंड माउंट के अलावा माउंटेन हो गया, इसके अलावा बल्डर्स हो गया, ये एग्जांपल हमने देखा था। आज दो क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे पूछ रहा हूं। पहला क्वेश्चन, क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हैं? दूसरा क्वेश्चन, क्या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी रिप्रोडक्शन करते हैं? तो पहले क्वेश्चन का आंसर बताएं फ्रेंड्स। तो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल नहीं होते हैं और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म वैसे भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। कौन कौन से एक्सेप्शन है, उस एक्सेप्शन के बारे में फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि कौन से एक्सेप्शन है कि लिविंग के बावजूद भी रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल नहीं है। वो तीन एग्जांपल आपको ध्यान में रखना है जो कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स। पहला एग्जांपल है, एग्जांपल 1 इज इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। यहां पे मैं बात करूं एक्सेप्शन किसके? रिप्रोडक्शन के एक्सेप्शन। पहला एक्सेप्शन, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल आपने देखा होगा फ्रेंड्स अपने सराउंडिंग में बहुत सारे ऐसे ह्यूमन बीइंग हैं। अब आपको ये तो पता है ह्यूमन बीइंग क्या है? लिविंग है। लिविंग क्यों है? क्योंकि वो सारे कैरेक्टर को फुलफिल कर रहा है। उसके बॉडी में ग्रोथ हो रहा है, उसके बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रहा है, उसके बॉडी में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, वो कॉन्शियसनेस है, इंटरेक्शन फुलफिल कर रहा है, बट वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता दैट मींस अपने जैसा न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने जैसा प्रोजेनी फॉर्म ना कर पाए उन्हें स्टेराइल बोला जाता है। और जो प्रोजेनी प्रोड्यूस करते हैं दैट मींस जो कैपेबल होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए उन्हें फर्टाइल कहा जाता है। तो इनफर्टाइल ह्यूमन कपल है तो ह्यूमन देखने में हमारे आपके जैसे लगेंगे, लेकिन उनके अंदर एबिलिटी नहीं होगा रिप्रोडक्शन करने के लिए कि अपने जैसा प्रोजेनी, अपने जैसा ऑफस्प्रिंग फॉर्म कर पाए। तो ये एक्सेप्शन है। ये ऑर्गेनिज्म में लिविंग का सारे कैरेक्टर होंगे एक्सेप्ट रिप्रोडक्शन। ये रिस्पायरेशन भी करेंगे, ये ह्यूमन एक्सक्रीशन भी करेंगे, हमारे आपके तरह दिखेंगे भी, मूवमेंट भी करेंगे, मतलब एवरीथिंग इज सेम। बट क्या होगा? इनके पास कैपेबिलिटी नहीं होगा रिप्रोडक्शन करने का। सेकेंड एग्जांपल, म्यूल के बारे में बात करें। म्यूल हम पढ़ाएंगे आगे, इंट्रास्पेसिफिक इंटर हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। म्यूल भी एक्सेप्शन है, ये भी रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता है। और थर्ड इज वर्कर हनीबी। वर्कर हनीबी हनीबी में तीन कंडीशन हम आपको बताएंगे, एक ड्रोन, एक वर्कर और एक क्वीन। ड्रोन मेल होता है, वर्कर और क्वीन फीमेल होती है। और ये जो क्वीन है ये ड्रोन के साथ रिप्रोडक्शन करती है, लेकिन ये जो वर्कर है उसी की सिस्टर होती है, ये अपने आप को सैक्रिफाइस करती है, अपने रिप्रोडक्शन को सैक्रिफाइस करती है अपने सिस्टर क्वीन के ऑफस्प्रिंग को केयर करने के लिए। ठीक है, हम डिटेल में बात करेंगे फ्रेंड्स कि ये क्यों नहीं रिप्रोडक्शन कर पाती है। एक्चुअल में ये इसके अंदर कैपेबिलिटी तो है रिप्रोडक्शन करने का वर्कर हनीबी के, लेकिन वो रिप्रोडक्शन नहीं करती है। दैट मींस वो अपने आप को सैक्रिफाइस करती है। क्यों करती है? क्योंकि इसकी जो सिस्टर है ड्रोन, इसकी जो सिस्टर है क्वीन, ये ड्रोन के साथ रिप्रोडक्शन करती है। और इन ड्रोन और क्वीन में इतना ज्यादा रिप्रोडक्शन होता है, इतने ज्यादा नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग होता है कि जो क्वीन होती है उसका अच्छे से अपने बच्चों का पेरेंटल केयर नहीं कर पाती है। उसी के चक्कर में ये जो वर्कर हनीबी होती है उस बच्चे को अडॉप्ट कर लेती है और उसको पेरेंटल केयर देती है और अपने रिप्रोडक्टिव एज को, रिप्रोडक्शन पीरियड को सैक्रिफाइस करती है। और ये भी आपके लेवल पे बोला जाता है वर्कर हनीबी इज ए स्टेराइल, दैट मींस रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती है। एक्चुअल में अगर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में बात करो, हायर लेवल के बारे में हम बात करें या हायर बुक को हम एनालिसिस करें, पढ़ाई करें, तो वर्कर के बारे में बताया जाता है कि वर्कर फर्टाइल है बट वो अपनी फर्टिलिटी को, अपने रिप्रोडक्शन पीरियड को क्या करती है? सैक्रिफाइस करती है अपने सिस्टर के बच्चों का केयर करने के लिए। इसके सिस्टर कौन है? क्वीन। और
ड्रोन के साथ रिप्रोडक्शन, ड्रोन मेल, क्वीन और वर्कर फीमेल। इसके जो क्वीन है वो ड्रोन के साथ प्रॉपर रिप्रोडक्शन करती है और नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए क्या होता है, ये अपने आप को ध्यान नहीं दे पाती है और अपने रिप्रोडक्शन को सैक्रिफाइस करती है। तो फ्रेंड्स ये थे एग्जांपल हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, ये कैपेबल नहीं है, नॉट रिप्रोड्यूस, ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या लिविंग है एक्चुअल में, बट इट इज बट क्या ये लिविंग है, लिविंग तो है लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। तो क्या बोल सकते हैं कि क्या सारे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस? आंसर आपको मिल गया। क्या सारे और लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कर सकते हैं? आंसर इज नो। एक्सेप्शन ये आपके सामने है, इन फर्टाइल ह्यूमन कपल, म्यूल एंड वर्कर हनी बी। दूसरा क्वेश्चन अब आपको बताना है, क्या रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? क्या रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? और हमने कल बताया था फ्रेंड्स, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होता क्या है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होता है जो सिर्फ लिविंग में फुलफिल हो, लिविंग में, नॉन लिविंग में ना हो, और अगर नॉन लिविंग में होता है या नॉन लिविंग में होता है या नहीं होता है तभी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होता है, और सारे लिविंग में नहीं होता है, सारे लिविंग में होना चाहिए तभी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होगा। तो यहाँ पे तो आपके 10 एक्सेप्शन लिखे हैं। तो रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म तो है बट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। तो यहाँ पे लिख सकते हो नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। रिप्रोडक्शन नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो ये तो हमने कुछ एक्सेप्शन देखा, और ये ध्यान में रखना बाकी इन 10 एक्सेप्शन को छोड़ करके चाहे वो माइक्रोब्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, वो रिप्रोडक्शन करते हैं। 3 एग्जांपल आपको ध्यान में रखना है। ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, तो रिप्रोडक्शन दूसरा कैरेक्टर था लिविंग का, वो हमने कंप्लीट किया। अब हम इसके बाद के कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। कैरेक्टर नंबर 3 आपको पता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के बारे में हम बात करेंगे। तीसरा कैरेक्टर है मेटाबॉलिज्म होता क्या है। थर्ड कैरेक्टर लिविंग का। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म इज ए थर्ड कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। थर्ड कैरेक्टर मेटाबॉलिज्म के बारे में बात करें बच्चे, तो मेटाबॉलिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर है। इस अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं फ्रेंड्स, वो सारे ऑर्गेनिज्म लिविंग है। अगर वो लिविंग है तो सारे ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म मतलब होता है, सिंपल वर्ड में हम बात करें तो मेटाबॉलिज्म मतलब होता है केमिकल रिएक्शन चलना। हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शन चलना मेटाबॉलिज्म कहलाता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म
ऑर्गेनिज्म और मेडअप ऑफ केमिकल। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म केमिकल के बने होते हैं। मतलब आज हमारे बॉडी में अगर हम बात करें तो थाउजेंड ऑफ केमिकल रिएक्शन साइमल्टेनियसली चलता है। एनसीईआरटी ने बोला है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म थाउजेंड ऑफ केमिकल रिएक्शन अकरिंग इनसाइड द बॉडी। हमारे बॉडी में लगभग हजारों रिएक्शन चलते हैं हर टाइम। जैसे केमिकल रिएक्शन, जैसे हम बात करें बेटा, हमने खाना खाया, हमने फूड खाया, हमारे स्टमक में फूड गया और 4 to 5 आवर तक स्टोर रहा, देन डाइजेशन स्टार्ट हुआ। तो डाइजेशन में बहुत सारे एंजाइम्स यूज होते हैं फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। और कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लो, चाहे प्लांट्स ले लो, चाहे एनिमल्स ले लो, चाहे माइक्रोब्स ले लो, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म करते हैं। लाइक एग्जांपल, all living organism exhibit मेटाबॉलिज्म। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म करते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो गए, चाहे वो एनिमल्स हो, प्लांट्स हो गए, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो माइक्रोब्स हो, चाहे वो फंगस हो, फंजाई हो। सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब, इन सारे में मेटाबॉलिज्म होता है। सारे कंडीशन में मेटाबॉलिज्म होगा, दैट मीन्स यहाँ पे केमिकल रिएक्शन चलेगा। केमिकल रिएक्शन इस अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में मेटाबॉलिज्म होगा, और किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म नहीं चलेगा। कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ले लो, मेटाबॉलिज्म नहीं चलेगा, और कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ले लो, सब में मेटाबॉलिज्म चलेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रेंड्स, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म have no metabolism। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में थाउजेंड ऑफ केमिकल रिएक्शन simultaneously occurring in a body, occurring in a body of all living organism। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में थाउजेंड ऑफ केमिकल रिएक्शन एक साथ चलते हैं बॉडी के अंदर, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो। सारे ऑर्गेनिज्म में एक साथ मेटाबॉलिज्म चलता है। फ्रेंड्स, ये तो हमारे बॉडी के अंदर रिएक्शन हो गया, दैट मीन्स सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन हो गया। अब हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन को डेमोन्स्ट्रेटेड किया जाता है आउटसाइड द बॉडी। जैसे फ्रेंड्स, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को आप बॉडी के बाहर चलाना चाहते हो, तो बॉडी के बाहर कहाँ चलाओगे? बॉडी के बाहर चलेगा तो टेस्ट ट्यूब में चलेगा। केमिकल रिएक्शन
या फिर मेटाबॉलिज्म केमिकल रिएक्शन या फिर मेटाबॉलिज्म demonstrated आउटसाइड द बॉडी। बॉडी के बाहर अगर चलाना हो, आउटसाइड द बॉडी, अगर बॉडी के बाहर चलाना है तो कहां पे होगा? डेमोन्स्ट्रेटेड यहां पे होगा बेटा टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब में। और अगर टेस्ट ट्यूब में केमिकल रिएक्शन चलेगा तो इस कंडीशन को इन विट्रो कंडीशन बोलते हैं। इन विट्रो कंडीशन। अभी तक तो हमने बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन देखा कि आप फूड खाते हो तो उसके डाइजेशन में बहुत सारे रिएक्शन चलते हैं, रिस्पायरेशन के दौरान, मतलब बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी में और या सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में चलते हैं। लेकिन ये मेटाबॉलिज्म आप बॉडी के बाहर भी चला सकते हो, करा सकते हो। देखते हैं बॉडी के बाहर कैसे चलता है। जैसे मान लो हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, अब हमने इस टेस्ट ट्यूब में कोई केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं। दिस इज द टेस्ट ट्यूब। ये एक टेस्ट ट्यूब है फ्रेंड। इस टेस्ट ट्यूब में सपोज कोई केमिकल रिएक्शन चल रहा है, कोई भी चल रहा है, एक्स वाई जेड। एनसीईआरटी ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, एक केमिकल हमने रेड से शो कर दिया, एक हमने ग्रीन से शो कर दिया। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन चल रहा है, दैट मींस इस टेस्ट ट्यूब में मेटाबॉलिज्म हो रहा है। तो एनसीईआरटी ने पूछा है अगर बॉडी के बाहर केमिकल रिएक्शन चला रहे हो तो इस कंडीशन में इस केमिकल रिएक्शन को लिविंग बोलोगे या नॉन लिविंग। तो एनसीईआरटी ने यहाँ पे बोला है कि अगर टेस्ट ट्यूब में केमिकल रिएक्शन चल रहा है तो नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। ना तो ये लिविंग कहा जाएगा और ना तो ये नॉन लिविंग कहा जाएगा। लेकिन एक कंडीशन मैं आपको बता दूं कि अगर टेस्ट ट्यूब में केमिकल रिएक्शन चल रहा है तो ये लिविंग थिंग तो नहीं है, नॉट अ लिविंग थिंग बट इट इज अ श्योरली लिविंग रिएक्शन। क्यों? क्योंकि देखो अगर कोई भी दो हम केमिकल लेते हैं बॉडी के अंदर तभी रिएक्शन करके वही हमारा प्रोडक्ट बनेगा। अगर टेस्ट ट्यूब में भी चल रहा है तो भी सेम कंडीशन होगा, सेम सिचुएशन होगा। तो दोनों केसेस में, दोनों कंडीशन में लिविंग थिंग तो नहीं है बट इट इज अ श्योरली लिविंग रिएक्शन। तो यहां पे लिख सकते हो नॉट लिविंग थिंग but this is the surely living reaction। लिविंग थिंग तो नहीं है फ्रेंड्स बट श्योरली ये लिविंग रिएक्शन है। और इसके अलावा हम बात करें तो हमने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म देखा, चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे फंजाई हो, चाहे बॉडी के अंदर हो, चाहे बॉडी के बाहर हो। लेकिन किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमने देखा कि कोई मेटाबॉलिज्म नहीं चला। जैसे हमने एक टेस्ट ट्यूब का एग्जांपल लिया तो एनसीईआरटी ने बोला कि ना तो ये लिविंग है ना तो ये नॉन लिविंग है, लेकिन नॉट ए लिविंग थिंग बट श्योरली लिविंग रिएक्शन। तो इस कंडीशन पे मेटाबॉलिज्म को हम बोल सकते हैं, यहाँ पे हम बात कर सकते हैं मेटाबॉलिज्म इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और कहीं पे कोई एक्सेप्शन नहीं है, सारे लिविंग में हो रहा है, नॉन लिविंग में नहीं हो रहा है। तो दूसरा कमेंट, क्या मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगा? आंसर इज यस, दिस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म।
डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फ्रेंड्स हमने 3 कैरेक्टर पढ़ा, एक तो हमने ग्रोथ पढ़ा, एक तो हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा और एक हमने क्या पढ़ा फ्रेंड्स, मेटाबॉलिज्म पढ़ा। अभी तक के 3 कैरेक्टर्स में लिविंग के 2 कैरेक्टर नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ग्रोथ में नॉन लिविंग भी क्या किया था, ग्रोथ किया था, इसलिए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं था। और रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं था, इसका एक रीजन हमने देखा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म भी क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल नहीं होते, एक्सेप्शन हमने देखा था। लेकिन मेटाबॉलिज्म सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, तो मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो अभी तक हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में एक कैरेक्टर ऐसा देखा जो कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, बिना कोई एक्सेप्शन था, दिस इज द मेटाबॉलिज्म। एंड द 4th कैरेक्टर, इसका अगला कैरेक्टर के बारे में हम बात करते हैं फ्रेंड्स। अगला कैरेक्टर जो है कैरेक्टर नंबर 4, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम बात करते हैं। अनदर कैरेक्टर इज 4th कैरेक्टर, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। कैरेक्टर नंबर 4, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्यों? क्योंकि सारे सेल, इस अर्थ पे फ्रेंड्स जितने भी सेल पाए जाते हैं, सारे के सारे सेल, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बनते हैं। मतलब इस अर्थ में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आप देखोगे वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप होंगे किससे, सेल से होंगे। बिना सेल के कोई भी ऑर्गेनिज्म बनता नहीं है, ना तो पॉसिबल है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ, or made up of cell, made up of single cell, a cell, या and product of cell, product of cell। अगर सिंगल सेल का, सिंगल सेल से अगर कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग बनता है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और प्रोडक्ट ऑफ सेल से जो ऑर्गेनिज्म बनता है उसे बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। दैट मीन्स सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म बने होते हैं सेल से। इस अर्थ में कोई ऐसा सिंगल एग्जाम्पल नहीं है जो सेल के बिना बना हो। All living organisms are made up of single cell or या and product of cell, multicellular या unicellular। प्लांट्स को मल्टीसेलुलर में एनिमल्स और प्लांट्स आ जाएंगे। यूनिसेलुलर में बात करें तो बहुत सारे जैसे अमीबा हो गया, ये सारे एग्जांपल आ जाएंगे, 2-4 एग्जांपल। लेकिन सारे किससे बने होंगे, सेल से। और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हम बात करें तो कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से नहीं बना होता है, कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से नहीं बना होता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं बिना कोई एक्सेप्शन के, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इट इज आल्सो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, बिना कोई एक्सेप्शन के डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है बिना कोई एक्सेप्शन के। तो हमने अभी तक लिविंग के 4 कैरेक्टर पढ़ लिया, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज ए नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फ्रेंड्स, अगले क्लास में हम बात करेंगे इसके बाकी के 2 कैरेक्टर के बारे में। क्या बचा है, एक कॉन्शियसनेस और इंटरैक्शन। और अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे टैक्सोनॉमी के बारे में।
आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच बच्चे, और अगले क्लास में हम मिलेंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।